हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अभिनव और ये है आपका चैनल ओएसआर एकेडमी। इस चैनल पे बेसिकली हम टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो लास्ट लेक्चर में जो लास्ट हमारी वीडियो थी उसमें हम जो हमारा क्लास फर्स्ट था बेसिकली उसमें हमने 10 क्वेश्चंस किए थे मैथ्स पेडागोगी के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इन 100 क्वेश्चंस में मैं सारा सिलेबस कवर कर दूंगा मैथ्स पेडागोगी का। तो मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आपके यही क्वेश्चंस वहां पे एज इट इज रिपीट हो जाए, क्योंकि टेट या सी टेट जितने भी टेट एग्जाम्स हैं वो लोग क्वेश्चंस का फॉर्मेट चेंज नहीं करते हैं। ठीक है। सो इस लेक्चर में यानी कि इस वीडियो में मैं फिर से 10 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, तो एक पे एक करके एक बार देखते हैं कि ये 10 क्वेश्चंस में हम क्या सीखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रीड। व्हेन आस्क्ड टू राइट 44, जब पूछा गया 44 लिखने के लिए, सम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 2 wrote it as 404। मतलब जब बच्चों से बोला गया कि राइट 44, तो उन्होंने क्या किया, 44 की जगह 404 लिख दिया। एज अ टीचर हाउ विल यू एड्रेस दिस। टीचर होने के नाते आप इसको कैसे एड्रेस करोगे, कैसे संबोधित करोगे। तो चार ऑप्शन है, एक बार देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट देयर आंसर इन देयर कॉपीज। एज अ टीचर जाएंगे और उनकी नोटबुक्स में इसको करेक्ट करेंगे। सेकेंड, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कंक्रीट मटेरियल। प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज को समझाएंगे किसी कंक्रीट मटेरियल से। कंक्रीट मटेरियल कैन बी एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट। इट कैन बी स्केल, पेंसिल, इरेजर, बॉक्सेस, कुछ भी कंक्रीट होना चाहिए विच जो हमसे छू सके। ओके। सी, ग्रुप देम विद दोज हु हैव डन इट करेक्टली। उस जो जिन्होंने सही किया है उसके साथ बिठा दो। तो ऐसा थोड़ा सा ये इलॉजिकल चीज है, ऐसा होता नहीं, हम ऐसा कभी करते नहीं। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, टेल देम टू फाइंड द करेक्ट आंसर। उनको बोल दो कि खुद से ही वो करेक्ट आंसर फाइंड कर ले। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव पूछा हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता। क्या उन्हें कहेंगे कि अपने कॉपीज में सही आंसर लिख लो। सी भी नहीं हो सकता, उन बच्चों से बैठा दो जिन्होंने सही किया है, नहीं। और खुद ही बोल देंगे उनसे करेक्ट आंसर फाइंड करने के लिए, तो फिर हमारा हमारा क्या वहां पे मतलब टीचर होने का क्या फायदा। तो द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कि हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने जो गलती की है उसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम कंक्रीट मटेरियल्स। ठीक है। ओके, हिंदी में आप पढ़ लेना, होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not the principle of assessment of mathematics learning? इनमें से कौन सा मैथ्स सीखने का सही तरीका नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ पार्शियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी। मतलब सीखने या सिखाने का मतलब एक मैथ्स को हमें क्या करना है, एसेस करना है, उसका कौन सा सही तरीका इसमें से नहीं है। ये आपको ध्यान देना है, ये गड़बड़ होती है, मैंने पहले बताया था आपको। हमें नॉट पूछा हुआ है, नॉट। तो नॉट पे तो क्वेश्चन में जैसे ही नॉट मिले आप उसको पेंसिल से किसी चीज से फटाफट सर्कल कर ले करो, ताकि लास्ट में फोकस्ड रहो कि उल्टा आंसर देना, नेगेटिव आंसर आपको चुनना है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट मतलब कंटेंट पे, कंटेंट के ऊपर फोकस करना, ये तो अच्छी बात है ना, कंटेंट के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो ये ऑप्शन तो सही है, सही इन द सेंस कि ये पॉजिटिव फीडबैक है, बट हमें नेगेटिव चुनना है, नॉट। तो हमारे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर पूछा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, ऑब्वियसली ये भी सही है। प्रिंसिपल ऑफ पार्शियलिटी, पक्षपात, पार्शियलिटी, ये तो कभी नहीं हो सकता। कभी हम एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट भी और एज अ टीचर, बेसिकली टीचर की बात हो रही है, एज अ टीचर हम कभी भी किसी स्टूडेंट पे पार्शियलिटी नहीं कर सकते। इस प्रिंसिपल का यूज नहीं कर सकते कि जो अच्छे हैं उनको हम सिखाए जा रहे हैं, जो बेकार है उनको हमने इग्नोर कर रखा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एंड प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी जो सही है। तो हमें क्या चुनना है, नॉट वाला। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज नेगेटिव आंसर विच इज नॉट, विच इज ट्रू फॉर द नॉट केस। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। सी क्यों हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन नहीं करना चाहिए, हमें नहीं वाला पूछा हुआ। ओके, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें, which of the following is an indicator of mathematical reasoning? कब कौन बताता है कि मैथमेटिकल रीजनिंग की जरूरत है, कब पता लगता है कि हाँ अब बच्चों को मैथमेटिकल रीजनिंग देनी है। फर्स्ट, ability to provide definition ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट। जब हमें किसी मैथमेटिकल कंसेप्ट का की डेफिनेशन को देना हो, डेफिनेशन देनी हो, तब हम रीजनिंग देते हैं। डेफिनेशन के लिए रीजनिंग की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। सो वी विल कैंसिल द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, ability to provide a justification for a mathematical procedure। कोई मैथमेटिकल प्रोसीजर है, कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ सिखा रहे हैं, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ ये सही है, कैसे सही है, क्यों सही है, क्या क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से सही है। जस्टिफाई करना यही होता है ना, कि जस्टिफाई दिस आंसर, मतलब जस्टिफाई करना है
कि हाँ ये क्यों सही है, उसके लिए रीजन देंगे ना, रीजनिंग के साथ करेंगे कि हाँ ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रीजन है, तो रीजनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से अभी बी ऑप्शन होना चाहिए। एक बार सी और डी भी देख लेते हैं। अबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशिएंटली, सही से कैलकुलेशन करने के लिए नहीं। अबिलिटी टू रिकॉल द करेक्ट फॉर्मूलाज इन डिफरेंट सिचुएशन, फॉर्मूला रिकॉल करने के लिए नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, अबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर। ओके, सो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि प्रॉपर प्रोसीजर के लिए हमें रीजनिंग की जरूरत होती है। ठीक है, ओके। नाउ which of the following could be contributing factor to under achievement in mathematics? कौन सा इनमें से ऐसा फैक्टर हो सकता है जो अंडर अचीवमेंट की तरफ फोकस करे? ठीक है, which of the following could be contributing factor to underachievement in mathematics? Let's read the option. जेंडर, क्या जेंडर की वजह से कभी अंडर अचीवमेंट, मतलब वो चीज हमें अचीव नहीं हो पाई, मतलब कुछ कमी रह गई, क्या वो जेंडर की वजह से हो सकता है? मेल और फीमेल, जेंडर मींस मेल और फीमेल। तो कभी भी आपको ये ऑप्शन मिले जेंडर, तो आपको सीधा बिना सोचे समझे इसको नेगेटिव कर देना है, डिलीट कर देना है, ऑप्शन को गलत है। क्योंकि जेंडर कभी भी, जेंडर बायस बायस की हम बात नहीं करेंगे। जेंडर कभी भी ये नहीं बताता कि कोई लड़का है तो ज्यादा इंटेलिजेंट है या लड़की है तो, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, तो कम इंटेलिजेंट है। जेंडर इज नॉट रिलेटेड टू इन दिस सिचुएशन। नाउ सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, इस ऑप्शन के बारे में अभी देखते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। देखते हैं, अभी एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड पढ़ लेते हैं पहले। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, क्या मैथमेटिक्स का नेचर ही ऐसा है कि अंडर अचीवमेंट का? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनेट इनेट एबिलिटी ऑफ ए पर्सन, मतलब उसकी क्षमता ही नहीं है, वो काबिल ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। सब में सब कैपेबल है। तो बेस्ट ऑप्शन विल बी बी। क्यों? क्यों बी? बिकॉज सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड, कि कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके एनवायरनमेंट कैसा है उसके आसपास का, उससे मैथ्स में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कि ये फर्क पड़ सकता है इससे, अगर जिसका घर का, जिसकी सोसाइटी अच्छी हो, कल्चर अच्छा हो, या फिर इन्वायरमेंट अच्छा हो, वो ज्यादा बेटर कर सकता है मैथ्स के किसी भी अचीवमेंट में एज कम्पेयर टू वो जिसका सोशियो कल्चर बैकग्राउंड अच्छा ना हो। तो ये एक फैक्टर हो सकता है अंडर अचीवमेंट। तो बी ऑप्शन विल बी राइट हियर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ शुड अ टीचर हैंडल अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम? एक टीचर हेट्रोजीनियस ग्रुप को, चिल्ड्रन के ग्रुप को, बच्चों के ग्रुप को मैथमेटिक्स के क्लासरूम में कैसे हैंडल कर सकता है? अब हेट्रोजीनियस क्या होता है? तो दो टाइप की चीजें होती है, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है जहां सब कुछ यूनिफॉर्म हो, और सेकंड इज हेट्रोजीनियस, जहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं हो। यहाँ पे सब कुछ यूनिफॉर्म होता है, मतलब बच्चे जो होंगे सब एक टाइप के होंगे, सारे इंटेलिजेंट बैठे हैं या सारे नालायक बैठे हैं या सारे एवरेज बैठे हैं, एक जैसे यूनिफॉर्म बच्चे हैं। और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स कोई अच्छा बच्चा बैठा है, और क्लास में जनरली ऐसा ही होता है, हमें लगभग हेट्रोजीनियस क्लास मिलती है 99%। कुछ अच्छे बच्चे हैं, थोड़े से एवरेज बच्चे हैं, बिलो एवरेज बच्चे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे जो फेल हो रहे हैं। तो हमें सबको लेके चलना पड़ेगा। तो कह रहा है कौन सा ऐसा, कैसे टीचर हैंडल करे? हाउ शुड अ टीचर हैंडल अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम? क्लासरूम में हेट्रोजीनियस ग्रुप बैठा है, तो टीचर कैसे हैंडल करे हेट्रोजीनियस ग्रुप को? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या रहा है? बाय ग्रुपिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इन द सेम क्लासरूम, सारे बच्चों को इकट्ठे बैठा दो। तो फिर फायदा क्या हुआ? हेट्रोजीनियस का फायदा क्या हुआ? ये तो कभी नहीं हो सकता। ओके, सेकंड, बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज टुगेदर सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, मतलब डिफरेंट एबिलिटीज हो सकता है एक बच्चा बहुत अच्छा है, एक बच्चा एवरेज है, एक बिल्कुल नहीं पढ़ता, तो उनको ग्रुप कर दो, बहुत अच्छा, एवरेज और बिलो एवरेज। तो क्या होगा? उसकी वजह से तीनों में एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, तीनों अच्छा करेंगे, उसको देख के सीखेंगे, दूसरे से सीखेंगे। ऐसे ही अच्छा, एवरेज मतलब अबव एवरेज, बिलो एवरेज, और एक्सेल कर रहा है बच्चा, मतलब तीन डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज के बच्चों को हमने, तीन या चार जो भी बच्चे हैं जिस टाइप के, उनको ग्रुप ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो हो सकता है एक दूसरे से सब सीख सके। तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। बट एक बार हम बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। By doing questions according to low ability children in the class and getting the complex question as a home assignment to higher ability children, मतलब जो बच्चे नहीं कर सकते, जो कम, जिनमें एबिलिटीज कम है, तो क्लास में तो छोटे छोटे क्वेश्चन करो ताकि वो कर सके, और
बच्चों को होमवर्क दे दो ज्यादा मुश्किल वाले क्वेश्चन, ताकि जो बच्चे अच्छे हैं वो घर पे कर सकें, तो फिर स्कूल का क्या फायदा जब उन्हें घर पे खुद से ही करना हो। ये तो गलत तरीका है। Okay, now next, by grouping the children of same ability together and giving them questions according to their ability. सेम ability को जैसे एक अच्छे बच्चों का ग्रुप बिठा दो, एक एवरेज बच्चे का, एक बिलो एवरेज का, और उनको क्वेश्चन दो, तो उससे क्या होगा? ये तरीका ठीक है देखा जाए तो, बट इससे एक प्रॉब्लम है। अच्छे बच्चों को अच्छे क्वेश्चन करवा दोगे, बिलो एवरेज वालों को बिलो एवरेज जैसे, एवरेज वालों को एवरेज जैसे, बट होगा क्या? वो उसी लेवल पे रह जाएंगे, उनका लेवल इंक्रीज नहीं कर पाएगा, लेवल इंक्रीज ही नहीं हो पाएगा। जो बच्चों को हम अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं वो तो अपना इंक्रीज कर रहे हैं लेवल, पर जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उनको हम आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो वो मुश्किल चीजें कब सीखेंगे, वो एक कंसेप्ट कब बिल्ड करेंगे? तो द बेस्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। द रीजन इज by grouping the children of different abilities together so that they can learn from each other। ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। समझ में आ गया आपको, ताकि एक दूसरे सब सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most important aspect of making lesson plan while teaching mathematics to primary school children? प्राइमरी स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए लेसन प्लान बनाना है, क्योंकि बिना लेसन प्लान के तो क्लास में पैर रखना भी नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं, मतलब गुनाह है ये। लेक्चर प्लान जब तक आपके पास नहीं है, क्लास में एंटर नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा आपको क्या पढ़ा रहे हैं। देयर शुड बी सम प्लान बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेक्चर प्लान। सो लेक्चर प्लान बोलते हैं, हर टीचर बनाता है, आपने बनाया होगा, अगर आप टीचर हो तो, अगर स्टूडेंट हो तो आप बनाओगे। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें इस पर ध्यान देना है जब लेसन प्लान बनाते हैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेट्स रीड द फर्स्ट पार्ट, फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का सीक्वेंस फॉलो करना है। ठीक है, लेक्चर प्लान तो सीक्वेंस से ही बनता है, बट कभी कभी क्या होता है कि हमें थर्ड चैप्टर पहले करवाना है, सेकंड बाद में करवाना है, वो हमारी मर्जी होती है, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ कुछ इजी टू कॉम्प्लेक्स, सपोज बुक में, वैसे तो बुक वाले इजी टू कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं, बट कभी कभी क्या होता है किसी किसी प्राइवेट बुक्स में, किसी बुक्स में पहले मुश्किल चैप्टर दे देते हैं, बाद में इजी। तो हम चाहते हैं कि बच्चे पहले आसान से धीरे धीरे मुश्किल तक पहुंचे, तरीका भी यही होता है टीचिंग का, इजी टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं। तो धीरे धीरे जब मुश्किल की तरफ जाएंगे तब जाके वो सीख पाएंगे, उनमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। पहले उनको मुश्किल दे दोगे, लगेगा उनको कि पढ़ना बेकार है, तो कुछ उतना वैलिड नहीं है बात। ठीक है, सेकंड, प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट इन स्ट्रक्चर्ड मैनर। वैसे ये सही लग रही है बात, काफी हद तक ठीक लग रही है कि स्ट्रक्चर्ड मैनर में मैथमेटिकल कंसेप्ट को उस लेक्चर प्लान में लिखना है। ठीक है, देखते हैं आगे, और हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है, क्योंकि क्वेश्चन तो इजी होता है, मेन ऑप्शन मुश्किल होते हैं। हमें क्या लगता है कि क्वेश्चंस मुश्किल हैं, बट एक्चुअल में क्वेश्चन इजी होते हैं, बट ऑप्शन इतने सिमिलर होंगे, आप सोचोगे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमें बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है, सिलेक्ट करना है। सी पार्ट कह रहा है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेप्ट। कंसेप्ट्स को कंस्ट्रक्ट कर सकें ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। तो ये ऑप्शन भी सही है, और बी से बेटर लग रहा है ऑप्शन डी। देख लेते हैं, राइटिंग एक्टिविटीज एंड क्वेश्चंस फॉर रेफरेंस। सिर्फ एक्टिविटीज और क्वेश्चन लिख दो, ये बात तो नहीं है जमी। तो बी सी बोथ आर करेक्ट, बट अगर बेस्ट ऑप्शन चुने तो बी नहीं सी होगा। द रीजन इज कि हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है स्टूडेंट्स को, ताकि वो कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेप्ट मींस कंसेप्ट को कंस्ट्रक्ट कर सके। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा, आप हिंदी में पढ़ लेना। ओके, समझ में आ गया कि हमें बच्चों के फील्ड को बढ़ाना है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस करना है, कि अपने कंसेप्ट को खुद बिल्ड करें, खुद कंस्ट्रक्ट करें, तब जाके वो अचीव कर पाएंगे लाइफ। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A given rectangle and a parallelogram have the same area। एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम का सेम एरिया दिया हुआ है, ये पहले से प्री डिफाइंड है कि एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम का सेम एरिया है। However, many class 4 students respond the parallelogram has a larger area। बट क्लास 4 के स्टूडेंट्स ने क्या बोला, बहुत सारे बच्चों ने, कि नहीं नहीं पैरेललोग्राम का एरिया ज्यादा है, क्योंकि वो लगता है ना टेढ़ा सा थोड़ा, तो रेक्टेंगल से ज्यादा होगा। जबकि ये प्री डिफाइंड है, मतलब ये एज्यूम करके चलना है, हमें लेट करके चलना है, पहले से ही ऐसे एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल ऐसे लेने हैं जिनके एरिया इक्वल है। फिर भी बच्चों ने बोला कि नहीं पैरेललोग्राम का एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू रेक्टेंगल। तो हाउ कैन अ टीचर हेल्प द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दैट देयर एरियाज आर सेम। तो टीचर कैसे हेल्प कर सकता है स्टूडेंट को कि नहीं, ये बताने के लिए कि एरिया सेम है? यूजिंग स्केल। स्केल से क्या करेंगे, लेंथ ब्रेड्थ मेजर करेंगे, पेरीमीटर थोड़ा निकालना है। अगर पेरीमीटर होता है यहाँ पे तो हम स्केल वाला ऑप्शन चुनते हैं, बट यहाँ एरिया की बात हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सपोज अगर एरिया की बात करूं तो ये पैरेललोग्राम है, वैसे आपको पता ही होगा, बट पैरेललोग्राम ऐसा होता है और रेक्टेंगल ऐसा होता है। सारे एंगल्स 90 होते हैं, इसके एंगल्स 90 नहीं होते हैं, इसमें ये साइड इसके इक्वल, ये साइड
इसके इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। बट खास बात क्या होती है कि इसके फर्क क्या है दोनों में, बस कि इसके एंगल 90 डिग्री के हैं, सारे 90 डिग्री पता है आपको, सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, बट इसके एंगल्स 90 नहीं है, 90 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ये वाला इसके इक्वल होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बट हमें यहाँ क्या करना है, इसके एंगल्स 90, इसके एंगल 90 नहीं। और गिवन है कि दोनों का जो एरिया है वो सेम है, द एरियाज ऑफ बोथ आर इक्वल। बट बच्चों को लग रहा है देख के कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मोर, तो हम कैसे प्रूव करें एज अ टीचर? तो स्केल का कोई रोल नहीं है। यूजिंग जियो बोर्ड, नहीं, जियो बोर्ड से हम शेप्स को डिफाइन कर सकते हैं, बट एरिया के मामले में जियो बोर्ड, कुछ लोग ऑप्शन करेक्ट करके आ जाते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए जियो बोर्ड। यूजिंग ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर भी ठीक है बट उतना बेटर नहीं है, क्योंकि ग्राफ पेपर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, एंड डी यूजिंग पेपर फोल्डिंग। यूजिंग पेपर फोल्डिंग से कैसे हो सकता है? तो क्या कर सकते हैं हम, सपोज हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, अब हमने क्या किया, ये पेपर से बना दिया, स्ट्रिप कट कर लिया, और मैं यहाँ से इसको कट करके यहाँ लगा दूं पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से, तो अब ये क्या बन गया, लगभग एक रेक्टेंगल बन गया, लगभग एक रेक्टेंगल बन गया, बन गया रेक्टेंगल ये। तो क्योंकि रेक्टेंगल बन गया तो हमने प्रूफ कर दिया ना कि भाई यही वाला पेपर यहाँ पे यूज हुआ है, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम और एरिया का जो एरिया था वो उसी का एक पीस हमने यहाँ लगाया और रेक्टेंगल बन गया। मतलब पैरेललोग्राम का ही एक पार्ट तोड़ के उसमें लगा दिया तो रेक्टेंगल बन गया, मतलब जो पैरेललोग्राम था वो रेक्टेंगल के इक्वल था। इट मींस बोथ द एरियाज आर सेम, so the best option will be using paper folding. Okay, so now let's come to the next question. Okay, now question number 8, question number 8 क्या कह रहा है, on asking a child, एक बच्चे से पूछा गया what is area, area क्या होता है, he or she answered length breadth, मतलब length into breadth। उस बच्चे से पूछा गया एरिया क्या होता है तो उसने क्या आंसर किया, length into breadth, मतलब उसने बोल दिया कि एरिया इज L into B। ओके, ठीक है। What can you say about the child's understanding about the concept of area? उस बच्चे का एरिया के कंसेप्ट पे क्या अंडरस्टैंडिंग है, मतलब एरिया के बारे में क्या समझता है, क्या कह सकते हो आप? तो चार ऑप्शन है। फर्स्ट कह रहा है द चाइल्ड यूज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज जनरल आइडिया ऑफ ऑल एरिया ऑफ एनी क्लोज्ड शेप। क्योंकि पूछा सिर्फ क्या था क्वेश्चन में, व्हाट इज एरिया, एरिया क्या होता है, उसने बोल दिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब उसने क्या किया, एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ना कि द चाइल्ड यूजेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसने क्या किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ही एक जनरल आइडिया दे दिया हर टाइप के क्लोज्ड फिगर्स के लिए, क्लोज शेप्स के लिए। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए, एक बार देखते हैं आगे ऑप्शन भी। द चाइल्ड इज राइट इन सेइंग एरिया ऑफ इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो गलत बात है। एरिया कैन बी साइड स्क्वायर, अगर स्क्वायर होता तो साइड इनटू साइड, लेंथ इनटू ब्रेड्थ नहीं होता उसमें। अगर ट्रायंगल होता तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो हर क्लोज शेप का एरिया अलग अलग होता है, तो ऐसा नहीं होता कि सबका एल इंटू बी ही होता है, तो गलत है। सी, द चाइल्ड इज कंफ्यूज बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर, ऐसा थोड़ा ना है, एरिया में उसने एल इंटू बी बोला और सही भी है ना एल इंटू बी, ठीक है, सब में अप्लाई नहीं होता बट किसी में तो होता है ना, रेक्टेंगल में तो होता है ना, तो गलत नहीं है। अगर वो पेरीमीटर का आंसर देता 2l प्लस बी तब हम बोल सकते थे कि हाँ वो गलत दे रहा है, तो उसने कहीं भी एरिया और पेरीमीटर में कंफ्यूज नहीं हुआ, सी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, द चाइल्ड हैज नो आइडिया अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एरिया, ये भी गलत है, आइडिया था ना, एल इंटू बी के बारे में पता है उसे, तो आइडिया है एरिया के बारे में। सो द बेस्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, द चाइल्ड यूजेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज जनरल एरिया आइडिया ऑफ एरिया ऑफ एनी क्लोज शेप, मतलब उसने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ही मान लिया कि सबका एरिया होता है, उसने यही आंसर दिया था। सो ऑप्शन ए विल बी द बेस्ट ऑप्शन। ओके, next question, question number 9. Which of the following statement is true in the context of teaching measurement of to primary class student? मतलब प्राइमरी क्लास स्टूडेंट को मेजरमेंट सिखाना है, तो इनमें से कौन से ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है? A non-standard measure should be followed by standard measure. एक नॉन स्टैंडर्ड मेजर को फॉलो करना चाहिए स्टैंडर्ड मेजर के बाद, मतलब पहले स्टैंडर्ड मेजर के बारे में बताओ कि 1 लीटर इतना होता है, 1 सेंटीमीटर इतना होता है, फिर बताओ कि अगर 1 सेंटीमीटर इतना होता है तो ये वाला इतना होता है, तो हम इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं आगे ऑप्शंस। फिर नेक्स्ट कह रहा है ओनली नॉन स्टैंडर्ड मेजर शुड बी यूज, नहीं भाई क्यों नॉन स्टैंडर्ड, पहले स्टैंडर्ड मेजर्स नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स कौन से होते हैं आपको बता दूं। जैसे सपोज मैं बोल दूं अ लीटर जार, अ जार जिसमें 1 लीटर पानी आता है, फिक्स्ड है कि 1 लीटर जार है, ये स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। या मैं बात कर लूं एक हमारे पास वेट है,
1 kg का, तो ये स्टैंडर्ड हो गया, फिक्स्ड है। बट सपोज लीटर के लिए मैं यूज कर लूँ मग, हमारे घर में जो मग यूज होता है, ठीक है, हमारे घर में यूज होने वाला मग यूज कर लूँ मैं, तो ये नॉन स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है, ये वाले नॉन स्टैंडर्ड है। और इसकी जगह में इसके लिए यूज कर लूँ मैं एक ब्रिक, या फिर एक कोई कोई भी सॉलिड शेप जिसकी हमें कोई डायमेंशन फिक्स नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी है, बट इतना पता है कि 1 किलो के आसपास हो सकता है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, फिक्स नहीं है, आसपास एक, क्या भाई इसका मतलब इतना हो सकता है, ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड मतलब जो फिक्स्ड होते हैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, ऐसा यूनिट्स के अकॉर्डिंग, और वो नॉन स्टैंडर्ड हो गया। नाउ क्या बोल रहा है कि पहला बोल रहा है, पहला पढ़ लिया हमने, दूसरा दूसरा कह रहा है ओनली नॉन स्टैंडर्ड मेजर शुड बी यूज, सिर्फ ये वाले यूज होने चाहिए, ऐसा थोड़ा ना होता है, हमें उल्टा स्टैंडर्ड यूज करने चाहिए। नॉन स्टैंडर्ड मेजर शुड नॉट बी यूज, तो ये भी नहीं होता, हमें नॉन स्टैंडर्ड का भी यूज करना पड़ता है, बच्चे को हर टाइप की चीज सिखानी है। प्राइमरी क्लास का बच्चा है, कोई हाई क्लास का बच्चा नहीं है, प्राइमरी क्लास का बच्चा है, तो उसको सब बताना पड़ेगा कि अगर हाथ से मेजर करें तो उसका क्या मतलब होता है, वो कैसे कर सकते हैं, हम घर के मग, जो मग होता है घर में, उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं, तो ये सब भी देख सकते हैं। और डी पार्ट, स्टैंडर्ड मेजर शुड बी फॉलोड बाय नॉन स्टैंडर्ड मेजर, पहले मतलब स्टैंडर्ड मेजर, नॉन स्टैंडर्ड मेजर यूज करो, और फिर स्टैंडर्ड मेजर। फॉलोड बाय का मतलब क्या होता है कि फॉलोड बाय के बाद, ठीक है ना, स्टैंडर्ड, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इंग्लिश में हिंदी पढ़ लेना, कंफ्यूजन हो तो, हिंदी इजी होती है इसकी, इंग्लिश मुश्किल होती है, कहीं कंफ्यूजन होती है बच्चों को, कैसे स्टैंडर्ड मेजर शुड बी फॉलोड बाय नॉन स्टैंडर्ड मेजर, इसका बच्चा मतलब क्या सोचते हैं कि स्टैंडर्ड के बाद नॉन स्टैंडर्ड, नहीं, फॉलोड बाय का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड मेजर शुड बी फॉलोड बाय नॉन स्टैंडर्ड, मतलब पहले नॉन स्टैंडर्ड फिर स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ आप देख लो हिंदी में, मानक पहले लिखा हुआ है, मानक मतलब स्टैंडर्ड, मानक उपायों का पालन गैर मानक उपायों द्वारा किया जाना चाहिए, मतलब पहले मानक का किया करना चाहिए और फिर गैर मानक करवाना चाहिए। आप ए ऑप्शन पढ़ो, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, मानक उपायों के बाद गैर मानक उपायों का पालन करना चाहिए, पहले मतलब मानक का करो फिर गैर मानक का करो, ठीक है, तो ऑप्शन ये सही होगा। पहले हमें क्या बोलना है, इसका ऑप्शन का मतलब क्या है, इंग्लिश में उल्टा हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड मेजर शुड बी फॉलोड बाय स्टैंडर्ड मेजर, मतलब ये नहीं कि पहले नॉन स्टैंडर्ड फिर स्टैंडर्ड, इसका मतलब है नॉन स्टैंडर्ड को फॉलो बाय स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड के बाद नॉन स्टैंडर्ड यूज करना है। देखो ना, नॉन स्टैंडर्ड बोला तो है कि मानक को गैर मानक से पहले, मतलब मानक के बाद गैर मानक का यूज करो, मतलब पहले मानक करो, यानी कि पहले स्टैंडर्ड करो फिर नॉन स्टैंडर्ड करो, फॉलोड बाय के बाद वाला पहले है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे इंग्लिश में गड़बड़ करते हैं, आप लोग मतलब टीचर्स भी गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉन स्टैंडर्ड मेजर शुड बी फॉलोड बाय स्टैंडर्ड मेजर, हिंदी में क्या मतलब है, पहले स्टैंडर्ड वाले को यूज करो, बच्चों को सिखाओ अच्छी चीजें, उसके बताओ कि हम इससे भी कर सकते हैं, ये नॉन स्टैंडर्ड्स हैं बट हम इनको कंपेयर कर सकते हैं इससे, ठीक है। सो सारे आंसर ऑप्शन नहीं, सिर्फ ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। Question number 10, the last question of today's video, today's lecture. Which one of the following statement is not true about the concept maps? अब concept map क्या होता है, एक mind map होता है, concept map होता है, एक बार देखते हैं पहले। This one is the concept map. Okay. अब यहाँ पे देखते हैं हम कि माइंड मैप और कंसेप्ट मैप में डिफरेंस क्या है बेसिकली, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कंसेप्ट मैप के ऊपर है, बट हो सकता है माइंड मैप भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपको सारे कंसेप्ट सीखने हैं। तो माइंड मैप जो होता है बेसिकली, जैसे सपोज आपको किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपने माइंड में एक मैप बनाया कि मैं इस सब्जेक्ट को इस बुक से पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट को इस बुक से पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट को उस बुक से पढ़ूंगा, तो मतलब आपने एग्जाम ओरिएंटेड चीजें की, मतलब आपका जो मेन था दैट इज एग्जाम, यहाँ पे जो आपका एग्जाम आ गया और इसके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड बुक्स हो गए, तो एक सेंट्रलाइज व्यू हो गया, ज्यादा ब्रांचेस नहीं है, तो माइंड मैप हो गया। कंसेप्ट मैप क्या होता है, सपोज कोई एक हियरार्की बन जाता है जिसमें, जैसे वो एक टॉपिक है उसके दो पार्ट्स, फिर इसमें मैं ये करूंगा, फिर इन दोनों के दो दो ऑप्शन हो सकते हैं, फिर इसके ऑप्शन ये इंटरलिंक्ड हो सकते हैं, तो जहां ज्यादा ब्रांचेस आ गए दैट इज कॉल्ड द कंसेप्ट मैप, ठीक है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कंसेप्ट मैप, तो कंसेप्ट मैप था, उसमें से कौन सा सही नहीं है, उसके बाद उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, तो फिर से आपको जैसे ही क्वेश्चन मिले आपको नॉट ट्रू के ऊपर सर्कल कर दो या ब्रैकेट बना दो कि नॉट पे फोकस करना है हमें, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, लेट्स रीड द ऑप्शंस। कंसेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स ओनली, टीचर्स को बनाना चाहिए। ओके, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, कंसेप्ट मैप्स आर हियरार्किकल इन नेचर, मतलब हियरार्की होना चाहिए उसमें, तो ठीक है ना, अभी आपको दिखाया था। कंसेप्ट मैप में क्या होता है, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, हियरार्की होता है, इसकी क्लासिफिकेशन ये,
इससे ये जहां ब्रांचेस ज्यादा हो दैट इज कॉल्ड द हियरार्की। ठीक है, तो ये ठीक बात है, बट हमें यहाँ ठीक नहीं चुनना, गलत चुनना है। तो ये हमारे अकॉर्डिंग, वैसे तो ऑप्शन सही है बट हमारे अकॉर्डिंग गलत है। कंसेप्ट मैप्स हेल्प इन लिंकिंग प्रायर नॉलेज टू न्यू इंस्ट्रक्शन। कंसेप्ट मैपिंग क्या होता है? प्रायर नॉलेज से आप न्यू इंस्ट्रक्शन को लिंक कर सकते हो। सही बात है, हम एक कंसेप्ट मैप तैयार करते हैं और अपनी नॉलेज को रखते हैं ताकि हम न्यू कंसेप्ट को उससे लिंक कर सकें। तो ये सही बात है, बट इस क्वेश्चन में नॉट चुनना है, इसलिए गलत हो। Concept maps represent a collection of interconnected concepts and links connecting them। ठीक है, क्या करता है कंसेप्ट मैप? क्या करता है? एक कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट, जितने कंसेप्ट है एक दूसरे से इंटरलिंक कैसे हैं, ठीक है, और उसको एक साथ लिंक करना, यही तो कंसेप्ट मैप होता है। बट ये तो सही ऑप्शन है, हमें तो गलत चुनना है। तो ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शन विल बी ए। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट मैप सिर्फ टीचर नहीं बना सकते हैं, बनाते हैं, जरूरी नहीं है। एक स्टूडेंट भी एक आइडिया दे सकता है कि सर या मैम ये हो सकता है, अ कंसेप्ट मैप कैन बी इन दिस वे ऑल्सो। तो दोनों के ही पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सिर्फ टीचर्स कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ए विल बी रॉन्ग इन दिस। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट मैप, माइंड मैप समझ में आ गया? ओके, सो यहाँ पे हम लोग वीडियो खत्म करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और जल्दी मिलेंगे, मे बी ऑल्टरनेट डे, 2 दिन बाद, अपने न्यू वीडियो के साथ, दैट इज न्यू लेक्चर के साथ, मैथ्स पेडागोगी के। और साथ साथ हम बाकी सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको इस चैनल के अलावा कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। ओके, सो हैव अ ग्रेट डे।